बच्चों हम लोग आज शुरू करने वाले हैं जावा के ऊपर डिस्कशन, है ना। लास्ट के वीडियोस में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात किया था, है ना। और उसके बाद हमने बात किया था प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जावा क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबको मालूम है। आपने कल एग्जाम्पल में देखा भी था कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेवलप किसने किया था? डेवलप किया था एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट ने, जिसका नाम था जेम्स गॉसलिंग। हाँ, जेम्स गॉसलिंग नाम के एक शख्स, जिन्होंने अपने टीम के मेंबर के साथ मिल करके जावा का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अपना डेवलप किया था, ठीक है। तो जिस कंपनी में जेम्स गॉसलिंग अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे थे, उस कंपनी का नाम है सन माइक्रोसिस्टम, ठीक है। और अपने टीम के साथ मिल करके इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किए थे, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किए थे। और ये सन माइक्रोसिस्टम का जो कंपनी है, ये कहाँ पर है? ये यूएसए में है, राइट। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि जो ये सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम हम लोग जावा कह रहे हैं, जिसका हम लोग बात कर रहे हैं आज, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये शुरुआत में इसका नाम जावा नहीं था। इसका अगर हिस्ट्री का बात करेंगे हम लोग, तो शुरुआत में इसका नाम ओक था। ओक, OAK, जावा का स्टार्टिंग में नाम रखा गया था। जब इसको डेवलप करने के बाद हर सॉफ्टवेयर का, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक नाम रखना पड़ता है, तो वैसे ही इसका भी नाम रखा गया था। तो शुरू में इसका नाम रखा गया था ओक। ये ओक नाम कहाँ से आया था उसका दिमाग में? ये ओक नाम आया था, जेम्स गॉसलिंग के बाहर एक पेड़ था। उस पेड़ को, वो पेड़ ओक ट्री था। तो उस ओक ट्री को देखते हुए इसका नाम ओक रखा गया। द नेम ओक रिमेन्ड The name oak remained only for some years। यहाँ पर hours लिखा गया है गलती से, बाय मिस्टेकली यहाँ hours लिखा गया है, years होगा, है ना। तो कुछ सालों तक रखा गया उसका नाम ओक, until the development team realized that another language is also available with the same name। जब तक बाकी डेवलपमेंट टीम को ये पता नहीं चला कि इसी नाम का एक और ऑलरेडी लैंग्वेज हमारे मार्केट में अवेलेबल है, तो तब तक इसका नाम ओक ही रखा गया। लेकिन जब पता चला कि ऐसा कोई लैंग्वेज और है मार्केट में जिसका नाम ओक ऑलरेडी है, तो कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग एक ही नाम हम लोग दोबारा अपने प्रोडक्ट को नहीं दे सकते हैं। ये कॉपीराइट एक्ट का डिसओबे होता है, मतलब उसका उल्लंघन होता है। तो कॉपीराइट एक्ट क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी अपने ब्रांड का या अपने कोई प्रोडक्ट का नाम एक बार रख देते हो, तो उस नाम को दोबारा कोई और शख्स अपने प्रोडक्ट के नाम पर यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये होता है कॉपीराइट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग ओक का ऑलरेडी जब इस्तेमाल हो चुका था, तो उसके बाद उसका दोबारा इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए फाइनली उसी ऑफिस टेबल में उन्होंने डिसाइड किया कि इसका प्रोफेशनली नेम क्या रहेगा? इसका प्रोफेशनली नेम रहेगा जावा, ठीक है। जावा इसका फाइनल नाम रखा गया। तो ये तो उसका इंट्रोडक्शन था, उसका हिस्ट्री था, जिसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं जावा के। तो जावा तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग्स बना सकते हैं, यानी प्रोग्रामिंग्स कर सकते हैं। इसमें हम लोग नंबर ऑफ कोड्स लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसमें हम लोग कोड्स लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें। तो ये जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि HTML हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, वैसे ही जावा में भी हम लोग कोडिंग करते हैं। और जावा का कुछ फीचर होगा, कुछ खासियत होगा, क्योंकि जावा के पहले बहुत सारे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए थे, जिसका नाम था कोबल था, पास्कल था, फॉर्ट्रॉन था, फिर सी था, C++ था, फिर उसके बाद जावा आया। कुछ नाम हो सकता है हम भूल भी रहे हों, इसके बीच में आया होगा। लेकिन जावा इतना पॉपुलर क्यों हुआ? तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट 4 रीज़न हम लोग यहाँ पर ही मेंशन किए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला रीज़न ये है कि जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इसका सबसे बड़ा खासियत है, ठीक है।
तो दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसके बारे में अगर समझना है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, जिसमें हम लोग ये बात की है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सेकंड से क्वालिटी क्या है, फीचर क्या है इसका, कि इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखो मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में जावा का कोड लिखा, ठीक है, और आपका जो सिस्टम है वो विंडोज़ 7 है, ठीक है। अब आप इस विंडोज 7 में इस कोड को लिख करके आप अपने पेन ड्राइव में कॉपी करके लेके आ गए अपने दोस्त के कंप्यूटर में, और उस कंप्यूटर में उस कोड को रन किए, मतलब कि उसमें आप उसको कंपाइल किए। कंपाइल का मतलब होता है उसमें आप जो भी है, इसके बारे में हम लोग अभी फिलहाल बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा भी नहीं। कंपाइल का मतलब क्या होता है हम बताएंगे, एग्जीक्यूट करवाएं उस कोड को। अभी समझ सकते हैं कि उस कोड को यहाँ से यहाँ लाकर एग्जीक्यूट करवाएं, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद और एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन ये जो सिस्टम था ये था मैक ओएस, ये मैक ओएस था एप्पल का, और ये विंडोज 7 का। तो दोनों ही डिफरेंट सिस्टम्स हैं, लेकिन उनका कोड यहाँ भी रन किया, उसका कोड यहाँ भी रन किया। यानी कि वो प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है जावा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला क्या हमारा थर्ड नंबर में इसका इंपॉर्टेंट फीचर है भाई, तो थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट यूजेस कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का इस्तेमाल करता है। अब रहा सवाल कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। आप निश्चिंत रहिए कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, क्या काम होता है, सब बताएंगे हम। इसके बाद के वीडियोज़ में हम लोग सब चीज़ के बारे में, हर एक टेक्निकल टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है कि इट इज़ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि इसमें कैपिटल लेटर में जो भी हम लोगों को लिखना होता है, मान लीजिए कोई कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको हम लोगों को कैपिटल लेटर में लिखना है, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हमें स्मॉल लेटर में लिखना है प्रोग्रामिंग के दौरान, उस प्रोग्रामिंग के ड्यूरेशन में। तो मुझे कैपिटल को कैपिटल में लिखना होगा, स्मॉल को स्मॉल में ही लिखना होगा। आप कैपिटल को स्मॉल में लिख देते हो और स्मॉल को कैपिटल में, तो वो कोड रन ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम लोग ने यहाँ पर ये जो बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि इसका डिस्कशन करने के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो ये 4 क्वालिटी होती है, इसको आप जान लीजिए, और बाकी इसको जब हम लोग डेप्थ में समझेंगे इन चीज़ों को तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी इसका जब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब उप है ये, तो ये उप क्या होता है, तो आप पिछले वाले वीडियोस में जाइए, चेक करिए वहाँ पर कि उप क्या होता है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जावा को उप क्यों कहा गया है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ करता है, जबकि C++ में सिर्फ कंपाइलर का यूज़ होता था। इट इज़ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये केस सेंसिटिव है, मतलब कि इसमें अपर केस के जो कोडिंग्स होंगे वो अपर केस में ही लिखना होगा आपको, लोअर केस के जो कोडिंग होते हैं वो आपको लोअर केस में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब उसके फीचर्स हैं। अगला, फ्लो ऑफ जावा प्रोग्राम, मतलब कि जावा का जो भी कोड लिखते हैं, ऑब्वियसली बात है प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग कोड लिख रहे हैं। वहाँ पर कोड कैसे लिखते हैं, कोड लिखने का तरीका क्या है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन आवर लेटर वीडियोस, आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो जो भी कोड लिखते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग करते हैं, उस प्रोग्रामिंग का इस कोड में जो फ्लो होता है, मतलब किसके बाद कौन सा कोड एग्जीक्यूट करता है या फिर किसके बाद क्या होता है, वो जो एक एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है, मतलब कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट करता है, वो हम लोग समझेंगे इस डायग्राम से। तो सबसे पहले आता है जावा सोर्स कोड। क्या होता है जावा सोर्स कोड? तो ये जावा सोर्स कोड क्या है, देखिए, जो भी आप लोग लिखोगे, आप जो कंप्यूटर में टाइप करोगे जो कोड को जावा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर में, तो वो कोड कहलाएगा जावा सोर्स कोड। यानी कि जो आप कोडिंग लिख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ करके, वही आपका है जावा सोर्स कोड, ठीक है। और तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा जावा का सोर्स कोड, जो कि आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखते हो, वो आपका जावा का सोर्स कोड है। जावा सोर्स कोड को जैसे ही आप कंपाइल करते हो, कंपाइल का एक ऑप्शन होता है, कंपाइल का मतलब क्या होता है मैं उसको आप कोडिंग करते वक्त बताऊंगा। कंपाइल करने के बाद
कंपाइल करने के बाद क्या होता है, वो बदल जाता है बाइट कोड में। तो कंपाइल करने वाला जो काम होता है वो कौन करता है, उसे करने का काम करता है जावा कंपाइलर। एक प्री इंस्टॉल्ड पार्ट होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो क्या करता है कि जावा के सोर्स कोड को कंपाइल करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है जावा बाइट कोड में। यानी कि जावा सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद कन्वर्ट होता है जावा बाइट कोड में। फिर जावा बाइट कोड को फिर अगेन कन्वर्ट किया जाता है इंटरप्रेटर के द्वारा। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि एक बात देखिए कि सबसे पहले आपका जावा सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद बनेगा बाइट कोड, फिर बाइट कोड अगेन कन्वर्ट होने के बाद बनेगा मशीन कोड। यानी कि यहाँ पर कन्वर्जन का लेवल जो है वो 3 बार होता है। पहले टाइम पे क्या होता है, सोर्स कोड खुद है, दूसरा क्या है कि उसको कंपाइल करने के बाद कौन कंपाइल कर रहा है, तो जावा कंपाइलर उसे कंपाइल कर रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं जावा सी, जो जावा कंपाइलर है। ये क्या करता है, ये प्री डिफाइंड पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो क्या करता है इस जावा सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। ठीक है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, ये बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, इंटरप्रेटर नाम का जो पार्ट है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसके मदद से वही बाइट कोड अगेन कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। यानी कि आप जैसे ही कोई जावा सोर्स कोड लिखे आपके कंप्यूटर में, मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, आपने बैठ कर जावा सोर्स कोड लिख लिया, आप उसे पेन ड्राइव में कॉपी किया और आपके दोस्त के पास गए, आपका में विंडोज है, उसका में एप्पल है ना। तो आपने अपने सिस्टम में जावा सोर्स कोड लिख लिया, पेन ड्राइव में कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसमें लेकर के आए। इसमें आने के बाद क्या होगा, आप उसको कंपाइल करोगे। कंपाइल का एक ऑप्शन रहता है, कंपाइल करोगे। कंपाइल करने से क्या होता है, जावा सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में। अभी भी वो हमको रिजल्ट नहीं दिखाएगा। इसके बाद क्या होगा, बाइट कोड को अगेन कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे मशीन कोड में। तो ये मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाला काम कौन करता है, ये करता है इंटरप्रेटर, जिसे हम लोग कहते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन। क्या फुल फॉर्म इसका, जावा वर्चुअल मशीन। मैं इसका नोट्स लिखवा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे ये सोर्स कोड को कंपाइल इसमें लेकर के आए, तो इसमें लाने के बाद जो कंपाइल किया गया तो वही जावा सोर्स कोड बदल गया बाइट कोड में। फिर बाइट कोड को जब दोबारा कंपाइल किया गया तो किसमें चेंज हो गया, वो चेंज हो गया उसके बाद इंटरप्रेटर में, मशीन कोड में। इंटरप्रेटर की मदद से वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। मशीन कोड का मतलब क्या हुआ, जो मशीन में है उसके अकॉर्डिंग वो कोड को बनाता है। यानी कि अगर किसी सिस्टम में मैक ओएस है तो वो जो आपका बाइट कोड है वो मैक ओएस के कंपैटिबली कन्वर्ट होगा। अगर आपके सिस्टम में विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये जो आपका बाइट कोड है यह विंडोज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। बात क्लियर हो गया। यानी कि मशीन कोड क्या होता है, पर्टिकुलर किसी मशीन में जो कोड समझने लायक होता है उसे हम लोग कहते हैं मशीन कोड, जो कि जावा के इंटरप्रेटर के द्वारा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं JVM। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग का हो गया डिस्कशन ओवर। तो आज का डिस्कशन हम लोग यही ओवर करेंगे। तो इसका जो फ्लो है आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जावा सोर्स कोड, फिर जावा बाइट कोड, फिर जावा मशीन कोड, उसके बाद आपका विंडोज में या फिर मैक ओएस में या फिर दूसरा कुछ सिस्टम में, मतलब कि जिसमें भी आपका उसको रन करना है दोबारा। तो हम लोग का जो डिस्कशन था, आज का वीडियो खत्म होता है यहीं पर। और अगले टॉपिक के साथ, अगला जो हम लोग का ये बच रहा है, ये सब के साथ हम लोग वापस आएंगे दोबारा वीडियो लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।